हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड थर्ड सेमेस्टर पर ज्ञान एवं पाठचर्या के अंतर्गत एक मेरा टॉपिक है ज्ञान का। ज्ञान से संबंधित हम देखेंगे कौन कौन से ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब कि टॉपिक आते हैं। जैसे कि ज्ञान का अर्थ की बात करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी जो जो भी बीएड से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे हम बारी बारी से सभी को क्लियर करने वाले हैं। चलिए आज देख लेते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। आप सभी जानते हैं कि अगर नॉर्मली देखा जाए, जो भी वस्तु है उसे हम उसके बारे में जो भी हम प्राप्त करते हैं, जानने की इच्छा करते हैं, वही ज्ञान होता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या दिया है कि ज्ञान शब्द ज्ञ धातु नामक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। अतः किसी वस्तु के स्वरूप को जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति या अनुभव के समझ को विकसित करने में सहायता प्रदान करता या होता है। वह ज्ञान है। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, निरौपचारिक हो। हम कह सकते हैं कि ज्ञान एक साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में पाया जाता है। शिक्षा के कई उद्देश्य में से ज्ञान प्राप्ति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान सूचनाएं हैं। ये सूचनाएं किसी भी वस्तु के बारे में हो सकती हैं, जो हमें उस वस्तु की विशेषता के बारे में बताती है। इस ज्ञान के कारण ही बालक हमारे समाज में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम से पुकारते हैं, जो नाम संपूर्ण समाज प्रयोग करता है। इस प्रकार से वस्तुओं की जानकारी हस्तांतरित होती है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ जागरूकता होता है। ओके, अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। जैसे कि जागरूकता का अर्थ किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में हो होने से है, और यही मानसिक विद्यमान सूचनाएं या तथ्य हमारे जागरूक बनाते हैं। यही जागरूकता ज्ञान है, क्योंकि जब तक कोई तथ्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान नहीं होता है या प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लिया जाता है, तब तक वह मात्र सूचना होती है। पर वही सूचना जब हमारे मस्तिष्क में प्रेषित या ग्रहित की हो जाती हैं, तो यह ज्ञान बन जाती हैं। सुकरात महोदय ने ज्ञान पर एक बात कही है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। वहीं पर आपको कार्ल स्वेबी के अनुसार कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं ज्ञान की विशेषताएं। जैसा कि हमने ज्ञान के बारे में जान लिया ज्ञान क्या होता है, अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। हम पहला हेडिंग डालेंगे ज्ञान की विशेषता, उसके अंतर्गत एक लाइन लिखेंगे ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है। तो पहला हम देखेंगे ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकती, ज्ञान का नाम ही सत्यता का नाम ही ज्ञान है, ज्ञान की सीमा नहीं होती है, अतः यह ज्ञान जगत अनंत है। इसमें ज्ञात अज्ञात दोनों प्रकार की ज्ञान समाहित होती हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। छठा कह सकते हैं ज्ञान का स्रोत सूचना है। सातवां आप कह सकते हैं ज्ञान तीन तथ्यों पर आधारित है, सत्यता, साक्ष्य, विचार। आठवां देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जितना पढ़ेंगे आपको पढ़ने की इच्छा उतना ही होगी। अब इसी प्रकार देख सकते हैं कि नौवीं में कह रहा है कि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। आप कह सकते हैं ज्ञान बहुयामी है, जिससे चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्र की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आइए
बात कर लेते हैं दोस्तों ज्ञान की प्रकृति। ओके, ज्ञान की प्रकृति में क्या दिया है? ज्ञान को भली भांति समझने के लिए इसी प्रकृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः हम ज्ञान अतः हम यहाँ ज्ञान की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान की प्रकृति को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं या देख सकते हैं। पहला पहला कह सकते हैं ज्ञान एक साधन के रूप में, दूसरा ज्ञान एक साध्य के रूप में, तीसरा ज्ञान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ज्ञान एक साध्य के रूप में। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब पहला ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया जाए, जिसे प्राप्त करना हमारा उद्देश्य हो। उसके अंतर्गत कई प्रत्यय ऐसे हों जिसमें परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष, सीमाएं आदि हो, यानी कि उसके बारे में जान सकें अच्छे से, ऐसा तथ्य हो। अब दूसरा कह रहे हैं कि ज्ञान का परीक्षण किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें ज्ञान को संग्रहित करना होता है। अर्थात हम किसी पेपर को जब पेपर में बैठेंगे तो हमारे पास शब्द भंडार होने चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो वैसे तथ्य हम पेपर में लिखेंगे तभी हम सफल होंगे। तो वही बात आपको दूसरे पॉइंट में कहा गया है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, जैसे शिक्षा का सिद्धांत, समाज का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत आदि को ले सकते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक देख लेते हैं ज्ञान एक साधन के रूप में। अब दोस्तों इसमें ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय को समझ विकसित करनी हो, जैसे सीखने का सिद्धांत। ओके, लर्निंग थ्योरी एक ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाता है जब सीखने के सिद्धांत का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाए। जब हम कुछ भी सीखते हैं या समझते हैं तब ज्ञान का प्रयोग हम एक साधन के रूप में करते हैं। समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इस वैध ज्ञान की सहारा से किसी प्रत्यय, सिद्धांत या नियमों को समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का व्यवहारिक जीवन। हमने ज्ञान प्राप्त किया उसे हम व्यवहारिक जीवन में कैसे लाएं, वो दूसरे पॉइंट में बताया गया है। इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करके उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार ज्ञान का किसी वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग किया जाए, जैसे सीखने का सिद्धांत को कक्षा परिस्थितियों में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाए। ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ज्ञान की सहायता से समझ विकसित करने के बाद जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें दूसरे पॉइंट में कहने का मतलब है कि बालक को विद्यालय में जो कुछ सिखाया जाए उसके व्यवहारिक, उसके समाज में वैसे अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो विद्यालय में जो सिखाया गया उसके द्वारा वह समाधान कर सकें। इस बारे में ऐसा बताया गया है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है ज्ञान की विश्लेषण, अर्थात ज्ञान की विश्लेषण से ही समझ आ रहा है कि इसमें कहना क्या चाहता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। विश्लेषण की योग्यता यदि उद्देश्य हो तो ज्ञान एक साधन के रूप में इसमें सहायक सिद्ध होता है। ज्ञान का प्रयोग कई बार हम परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी करते हैं। ऐसा ज्ञान जो विश्लेषण करने के काम आता है एक साधन के रूप में होता है। मान लीजिए विज्ञान से संबंधित किसी तथ्य या ज्ञान छात्रों को करा दिया गया और छात्र इस ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के विश्लेषण में कर रहे हों तथा ज्ञान एक साधन बन जाता है। जैसे हवा बहने से संबंधित कई नियम एवं सिद्धांत हैं और चक्रवात की कोई घटना हुई हो
तो इस घटना के विश्लेषण में छात्र ने इस ज्ञान का प्रयोग किया हो, तब ज्ञान एक साधन बन जाता है या साधन के रूप में देखा जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम ज्ञान को विश्लेषण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण की प्रक्रिया कुछ नया सृजन करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया में ज्ञान एक साधन के रूप में सहायक होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, हवा को उत्पन्न करने के जो नियम या सिद्धांत हैं, उसी का प्रयोग करके हवाई जहाज़ से उड़ने की प्रक्रिया को मतलब हवाई जहाज़ को उड़ाने की प्रक्रिया को समझा जाए, तो इस परिस्थिति में हवा से संबंधित ज्ञान साधन बन जाता है और हमारे लिए पृष्ठात्मकता को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ओके दोस्तों, अब इससे संबंधित हम पांचवा पॉइंट बात करते हैं, ज्ञान को मूल्यांकन। अब सबसे बड़ी बात है, हम जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं या हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर लेते हैं कि ज्ञान को मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाए जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके। मूल्यांकन एक शैक्षिक उद्देश्य होता है जिसमें किसी परिस्थिति के अवलोकन के उपरांत उससे संबंधित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है तो उसका निष्कर्ष आसानी से निकलता है एवं वह भी वैध होता है। इस प्रकार ज्ञान हमारे लिए एक साधन के रूप में होता है। अर्थात जैसे कि हम कोई कार्य किए तो हम अपने मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि हमने जो कार्य किया वह कितना हमने अपने लक्ष्य के प्रति कार्य किया, हमारे लिए कितना सार्थक था। ऐसा नहीं है कि अगर हम जैसे कोई कार्य किए, ठीक, जैसे हमने कोई कार्य किया या मान लीजिए हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया तो वह एक मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होता है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया। ओके, पांचवें पॉइंट में यही बताया गया है। आइए अब देख लेते हैं ज्ञान के उद्देश्य। दोस्तों हमने देखा, विशेषता देखा, अर्थ देखा और उसकी प्रकृति देखी। अब देखते हैं ज्ञान के उद्देश्य। आपका मोस्ट है ये, आपके 7.5 नंबर में पूछ सकता है। ज्ञान के उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला देखते हैं, समस्या के समाधान की युक्ति प्रदान करना। जैसे कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उससे कैसे समाधान किया जाए, इस हेडिंग से यही पता चलता है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है, अर्थात युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और ना ही इन समस्याओं का समाधान ही प्रस्तुत कर सकता है। ज्ञान के कारण समस्याओं के समाधान में लगने वाला समय में भी कमी आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति उस समस्या के बारे में जानेगा ही नहीं तो समस्या का समाधान कहाँ से कर पाएगा। अब बात करते हैं, जैसे उदाहरण देख लीजिए, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान शिक्षा से संबंधित ज्ञान से प्राप्त होता है। आप जैसे भाप की शक्ति के ज्ञान से भाप के रेल इंजन बनाने और यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान मिला। ठीक उसी प्रकार अगर भैया भाप से संबंधित अगर नहीं सोचे होते तो भाप नहीं जानते कि भाप से वस्तु को फोर्स किया जा सकता है, तो ऐसा कोई प्रक्रिया ही नहीं करते तो रेल का इंजन नहीं बनता। तो हमारी जो यातायात साधन हैं, साधन समस्याएं थी वो अब बहुत कम हुई। अब बात करते हैं किसी दूसरी हेडिंग की, किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। ज्ञान एक उद्देश्य यह भी होता है कि यदि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। किसी भी वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें समझाने में सहायक होता है। और तीसरी हेडिंग है दोस्तों, क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना। किसी भी क्रिया को, स्वैच्छिक क्रियाओं को छोड़कर किसी भी क्रिया को उचित तरीके से करने के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य है। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारा एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए हम आगे बात करते हैं।
व्यक्तिगत विकास। जो हमारी चौथी चौथी हेडिंग है वो है व्यक्तिगत विकास। इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। व्यक्तिगत विकास के सभी आयाम जैसे भाषा हुआ, कौशल हुआ, संरचना हुआ, व्यक्तित्व हुआ, व्यवहार हुआ, अभिवृत्ति जिसे एटीट्यूड कहते हैं आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब दोस्तों हमारी जो पांचवी हेडिंग है वो सूचनाओं को निश्चित आकार देना। जैसे जो हेडिंग इसमें बनाया गया है वो हमारे आसपास से ही संबंधित है। जैसे देखो, सूचनाओं को निश्चित आकार देना, इसमें कह रहा है कि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए। सूचना यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं, अतः उनको सही एवं निश्चित रूप प्रदान किया जाए ज्ञान का एक उद्देश्य है। अर्थात सूचनाएं जो भी हैं वो बहुत जगह फैली रहती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी सूचनाएं हैं उसे एक क्रमबद्ध तरीके से रखना ही ज्ञान का उद्देश्य है। अब बात करते हैं छठे हेडिंग की। इसमें कह रहा है कि व्याख्या करना। ज्ञान व्याख्या करता है। ज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि यह किसी भी प्रक्रिया, घटना या अवलोकन की व्याख्या कर सकता है। ज्ञान के ही माध्यम से जटिलता की व्याख्या की जाती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। देखिए इसमें कह रहे हैं कि अब सातवीं हेडिंग है आपकी व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ करना। इसमें कह रहा है दोस्तों, ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव जब तक किसी ज्ञान के संपर्क में नहीं आते तब तक व्यक्तिगत अनुभव को ठोस रूप नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। इसमें कह रहे हैं सिद्धांत एवं नियमों का निर्माण। दोस्तों नियम जो बनाए जाते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उसकी बात करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अर्थात हमारे पास जब ढेर सारी सूचनाएं एक ही सब्जेक्ट पर हों तो हम उससे अपना थ्योरी दे सकते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित होते हैं। इन सिद्धांतों व नियमों का निर्माण करना ज्ञान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, मानसिक विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि ज्ञान मानसिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। ज्ञान मानसिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। जैसे तर्क, अंकगणित, प्रश्न एवं विश्लेषण आदि के कारण हमारे मानसिक क्षमताओं का लगातार वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं दोस्तों, प्रत्ययों का निर्माण। कोई भी प्रत्यय हमारे समझ ज्ञान के कारण ही आता है। प्रत्यय ही हमारी समझ को विकसित करते हैं। ये प्रत्यय ही संपूर्ण समाज में सीखने के लिए उद्देश्य के रूप में रखे जाते हैं। ज्ञान का यह प्रमुख उद्देश्य है कि सभी महत्वपूर्ण अवलोकन, तथ्यों और वस्तुओं से संबंधित प्रत्ययों का निर्माण करें। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आप बस इतना पढ़ लीजिए, ज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट विद किशन 24/7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।